जो कि अमीरों का, राजा के प्रसाद में व्यापारियों का था। द्वितीय वर्ग था पढ़े लिखे लोग थे, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर और वकील के साथ साथ बड़े बड़े व्यापारी थे। तीसरा वर्ग था किसानों, कारीगर और मजदूर। तो सबसे अत्यधिक तो यही लोग परेशान थे, तृतीय वर्ग के लोग, क्योंकि उच्च वर्ग के लोग ही इनका शोषण करते थे। जो उच्च वर्ग के लोग थे, इसमें उच्च वर्ग में चर्च के पोप या पादरी भी आते थे। सबसे मुख्य कारण क्या था इसे शोषण करने का, कि जैसे अपने मंदिर में पुजारी होते हैं, उसी प्रकार से चर्च में पादरी होते थे। इनकी भी एक अलग सत्ता होती थी, सरकार होती थी, उसमें कर्मचारी होते थे। तो ये लोग पादरी जो होते थे, ये जनसाधारण से या निम्न वर्ग से टैक्स वसूलते थे। ये टैक्स चलता था 10% का, 10% वसूली होती थी। अर्थात किसानों के पास अगर 1 लाख की फसल थी, एक किसान के पास अगर 1 लाख की फसल हुई, तो 10% टैक्स तो उन्हें पादरी को देना होता था, चर्च को देना होता था। अर्थात 1 लाख में से 10,000 तो कहां चले गए? उच्च वर्ग के पास, अर्थात पादरी के पास। इसके साथ राजा का टैक्स अदा होता था। जो सम्राट था लुई 16वां, उसको भी मतलब टैक्स देना होता था। अर्थात निम्न वर्ग राजा को भी टैक्स देते थे और निम्न वर्ग उच्च वर्ग को भी टैक्स देते थे। जनसाधारण सबसे अधिक परेशान होता था। तो इन्होंने एक आंदोलन की तैयारी की, जिस आंदोलन के तहत देखिए इसकी क्रांति के जो कारण आते हैं क्या क्या थे। तो सबसे पहले आता है चर्च को विशेषाधिकार। चर्च को कौन से विशेषाधिकार थे? चर्च की अपनी ही स्वयं की सत्ता होती थी। चर्च पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, अर्थात वह राजा के भी अधीन नहीं था। चर्च ऐसा नहीं था कि राजा के अधीन हो, सम्राट के अधीन नहीं होता था। चर्च की खुद की स्वयं की सत्ता होती थी, विशेषाधिकार प्राप्त थे। इस विशेषाधिकार में वह कर मतलब राजा को कर नहीं देता, बल्कि वह खुद कर लेता था। दूसरा आता है निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का दूसरा कारण आता है निरंकुश शासन। निरंकुश होता क्या है कि जहां पर जो राजा होता है उसके बस में, या कह सकते हैं उसके नियंत्रण में सत्ता नहीं होती। सत्ता का नियंत्रण उसके हाथ में होता ही नहीं है, उसे हम निरंकुश शासक कहते हैं। तो लुई 16वां निरंकुश शासक था। क्यों? क्योंकि उसके जो अधिकारी थे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसे कोई लेना देना नहीं, सब भ्रष्ट हो चुके थे। सीधी बात यह है कि लुई 16वें के शासनकाल में पूरा पैनल यानी कि कह सकते हैं पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका था, सब रिश्वत लेते थे। तीसरा आता है साधारण वर्ग का शोषण, जिसमें कि हमने आपको निम्न वर्ग बताया, ये साधारण वर्ग होता है, इसका शोषण होता है। जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 10% टैक्स देना होता था। उस टैक्स को हम आपको ये भी बताते हैं, जो टैक्स है उसका नाम होता है टाइड। टाइड 10% टैक्स देना होता था। टाइड 10% टाइड इसको देना होता था चर्च को। चर्च की इससे टैक्स लेता था। अन्यायपूर्ण कर प्रणाली किस हिसाब से? देखिए यहाँ पे ये लोग तो 10% टैक्स दे रहे हैं, इसमें कई लोग ऐसे होते थे जो टैक्स नहीं देते थे। इन्हें टैक्स से पूर्णतः स्वतंत्र रखा जाता था, इनके ऊपर टैक्स का कोई भार नहीं होता था। भार सबसे अत्यधिक तृतीय अर्थात तृतीय स्टेट या कह सकते हैं निम्न वर्ग के लिए ही होता था। तो अन्यायपूर्ण कर प्रणाली थी, सबके लिए एक समान नहीं थी। मतलब जो अमीर होते थे टैक्स नहीं लिया जाता था, जो गरीब होते थे उनका शोषण होता था और टैक्स भी देना होता था। वैसे ही वो अपने आर्थिक समस्या से जूझे रहते, लेकिन उनके ऊपर भी टैक्स का बोझ डाला जाता था, लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ नहीं डाला जाता था। महंगाई, बढ़ती महंगाई। जब महंगाई क्यों बढ़ी, इसका भी एक रीजन था, क्योंकि जब राजकोष बार बार खाली होता है तो वहां देश की अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ाने लगती हैं, विभिन्न देशों से कर्ज भी लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्थाएं भी गड़बड़ा जाती हैं, अर्थात निम्न स्तर की हो जाती है। तो अर्थव्यवस्था खराब होने से ही महंगाई बढ़ती है। तो यहाँ पर खास तौर पर जो भोज्य पदार्थ थे, खाने पीने की वस्तुएं होती थी, उनकी महंगाई बढ़ने लगी। तो आम जनता तक तो पहुंचना बड़ा मुश्किल होने लगा। जो बैटरी की दुकानें होती थी उन पर कई बार लूट भी हो जाती थी, क्योंकि लोगों को आसानी से खाने पीने योग्य वस्तुएं नहीं मिल पा रही। अब है इसके परिणाम क्या हुए, ये तो कारण हो गए। कारण के बाद परिणाम, जब लोगों ने आंदोलन शुरू किया, आंदोलन शुरू करने के बाद एक परिणाम
लुईस 16वें का शासन समाप्त हो गया और समाप्त होने के पश्चात उसे कारागार में डाल दिया गया और 1713 में उसको फांसी दे दी गई। अर्थात उसकी पत्नी शहर उसको फांसी दी गई। मैरी लुईस 16वां और मैरी एंटोइनेट दोनों को ही फांसी दे दी क्योंकि गुरु शासन लगभग अंत हो चुका है। इसके बाद आता है नवीन संविधान। वहां पर आंदोलनकारियों या क्रांतिकारियों ने पढ़े लिखे जो लोग थे उन्होंने एक नए संविधान की रचना की। उस समय यूरोप का पहला लिखित संविधान था। यूरोप में संविधान नहीं चलता था, मात्र राजतंत्र चलता था, कोई संविधान की रूपरेखा नहीं थी। तो पहला फ्रांस में भी नए संविधान की रचना की और उस समय का लिखित संविधान भी माना जाता है। ऑब्जेक्ट में टाइम आ सकता है। जनतंत्र की स्थापना, उस समय एक जनतंत्र की स्थापना हुई जिस समय लोगों को समान अधिकार दिए गए, जिसके तहत नागरिक अधिकार 27 जुलाई 1889 में और उसके तहत 10 मौलिक अधिकार सभी को दिए गए। विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। विशेष अधिकार क्या थे? जो अमीरों को प्राप्त होते थे उनके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और जन्मजात होते थे। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर कोई IPS है, IAS है तो उसको जो अधिकार होंगे तो निश्चित है उसके बच्चे को भी वही अधिकार होते थे। उनको समाप्त कर दिया पूरी प्रणाली। सबको एक समान अधिकार 10 मौलिक अधिकार दिए गए, चाहे उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग। तीसरा आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्योंकि पहले की जो न्यायपालिका थी वो रिश्वत लेने वाली न्यायपालिका थी, अर्थात कह सकते हैं भ्रष्ट न्यायपालिका। कोई कितना भी बड़ा जुर्म कर दे, अगर वो अमीर आदमी है तो समझ लीजिए उसको कोई दंड नहीं मिलेगा, राजा को कोई लेना देना होता नहीं था। तो अब स्वतंत्र न्यायपालिका अर्थात चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो सबको न्याय मिलेगा और सबको एक समान दंड मिलेगा। अगर कोई गलत काम करता है तो पूरी तरह से चाहे वो मतलब पादरी हो, चाहे पोप हो, चाहे उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग, लगभग सबको एक समान दंड अर्थात एक समान न्याय मिलता है। तीसरा आता है नवीन शासन व्यवस्था। नवीन शासन व्यवस्था में क्या हुआ कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी थे, जो भी भ्रष्ट या प्रशासनिक अधिकारी थे, रिश्वत लेने वाले थे, उनको धीरे धीरे बदला जा रहा था और नए अधिकारियों को तैनात किया जा रहा था। तो शासन प्रणाली में भी सुधार कर रहे थे क्योंकि शासन प्रणाली का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट था। अब आता है विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस में तो आंदोलन चला, फ्रांस में क्रांति हुई, लेकिन जो अन्य देश थे यूरोप के वो भी इस क्रांति से उन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या सीख ली। देखिए निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति। विश्व के कई देश थे, अपना भारत भी था उस समय, गुलाम था अंग्रेजों का, ब्रिटिश शासन का गुलाम था। तो कई देशों में राजतंत्र था, तो फ्रांस को देखते हुए कई देशों में भी राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए और राजतंत्र की समाप्ति होने के पश्चात वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। अगला आता है अनेक देशों में आंदोलन, जो हमने आपको बता भी दिया है कि देखिए फ्रांस के आंदोलन को देख करके कई देशों में क्रांतिकारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? राजतंत्र के खिलाफ, अपने राजाओं के खिलाफ, क्योंकि उस समय निरंकुश शासन ज्यादा था। प्रजातंत्र की लोग स्थापना चाहते थे, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना, सभी को एक समान धर्म, अर्थात विश्व के कई देश थे जहां पर लोगों को विभिन्न प्रकार के धर्म के होते थे। तो क्या है कि इन भावनाओं को देखनी पड़ती थी। किसी एक विशेष धर्म को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था, ज्यादा महत्व दिया जाता था, तो एक समान माना गया सभी धर्मों को और उसी प्रकार से राष्ट्र की स्थापना की गई। फिर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रसार। देश के कई हिस्सों में, कई देशों में समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, अर्थात सबको स्वतंत्रता दी जाएगी, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा और सबको समानता के साथ देखा जाएगा। और बंधुत्व अर्थात भाईचारे की भावना भी सभी लोगों के अंदर उत्पन्न होगी कि कोई किसी के साथ किसी प्रकार का कोई मतलब शोषण नहीं कर पाएगा। मतलब इससे पहले किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं था, इसके बाद वोट डालने का अधिकार भी हुआ तो मात्र अमीर लोगों को हुआ, गरीब लोगों को वोट डालने से वंचित रखा। तो सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, अर्थात यही वजह